हो गया। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आएगी। अब इसी को हम थोड़ा डिफाइन करके और देखेंगे अच्छे से, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से जान लेनी है और उसी की बेस पे हम बात करने वाले हैं अपना साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का। जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ाया ये सब हमारा रिवीजन था, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। देखिए हमारे पास जो थैलेक्वाइड्स है वो कैसे होते हैं बच्चा? थैलेक्वाइड्स हमारे पास जो प्रेजेंट है वो थैलेक्वाइड्स डबल मेम्ब्रेनल होते हैं, इतना आपको पता है। अभी जो डबल मेम्ब्रेनल थैलेक्वाइड है, यहाँ पे हमने पहले वो चीज़ बना ली जो वहाँ पे मैंने आपको दिखाई है, PS2 एंड PS1। अब आपको याद रहेगा सब कुछ। जल्दी से बताइए PS2 कितनी वेवलेंथ पे एक्टिवेट होता है? यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है 680 नैनोमीटर, और ये PS1 ये 700 नैनोमीटर पे एक्टिवेट होता है, इसका क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल। ये हमने अभी बात कर ली है। हमने इसमें आपको ये भी बता दिया कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, उसे एब्जॉर्ब कौन कर लेगा? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन कहाँ छोड़ देगा उसे? मेम्ब्रेन में। और मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं बेटा अपने पास क्या मौजूद होंगे? इसके पार्टिकल्स। ये आप देख लेंगे कौन सा पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होता है। और एक अंदर पहला पार्टिकल है अपने पास प्लास्टोक्विनोन, जो कि थैलेक्वाइडल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। दूसरा अपने पास में साइटोक्रोम B6F। इसके दो पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है साइटोक्रोम B6, एक होता है साइटोक्रोम F। ये दो पार्टिकल्स हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने दो डॉट्स बनाए हैं, एक तो मेम्ब्रेन के बीच में और दूसरा जो है वो मेम्ब्रेन के थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। और तीसरा है हमारे पास में प्लास्टोसायानिन। प्लास्टोसायानिन कहाँ प्रेजेंट है? ये अंदर वाली मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है, मतलब बिलो द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। चलिए आगे बात करते हैं। ये एक्चुअल इनकी साइट है, ये आपको बहुत ध्यान में रखनी है। अगर आपको इसका बेसिक याद है, रफली याद है, तो ये चीज़ें आप आराम से कर लेंगे। चलिए हमने क्या बात करी बेटा लास्ट में कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे मूव किया, मूव करने के बाद यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ये आपने देख लिया था। इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा था? याद है आप लोगों को? फेरिडॉक्सिन। इसी फेरिडॉक्सिन को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे बोलते हैं अपन NADP रिडक्टेज एंजाइम। जिसके भी पीछे नाम में ASE लिखा हुआ आ जाए वो बेसिकली एंजाइम ही होता है। तो NADP रिडक्टेज एंजाइम बोलने के बजाय अपन बोल सकते हैं NADP रिडक्टेज, इतना भी काफ़ी रहेगा। तो फेरिडॉक्सिन इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसका? फियो अपने पास फोटो सिस्टम 1 का। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को किसे दे रहा था? NADP पॉजिटिव को। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा था? पहले बना रहा था NADPH। इसके बाद ये फिर से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके 2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है बेटा? बेसिकली ये तो मैंने कंबाइनली दिखा दिया, लेकिन आप ये याद कर लीजिए कि पहले बना रहा है NADPH, उसके बाद क्या बना रहा है? ये इसी से NADPH2 का मॉलिक्यूल बना रहा है। ये एक बड़ा एनर्जी मॉलिक्यूल है। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में आपको बाद में बताने वाला हूँ। एक चीज़ आप देख ही लीजिए, ये बेटर रहेगी आपको यहीं पे समझ में आ जाए तो। देखो हमें क्या पता है बेटा कि हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन जो है वो इस तरह का पार्टिकल है H, ठीक है। हाइड्रोजन को जब भी किसी के साथ बॉन्ड बनानी होगी तो हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने से पहले क्या करना पड़ता है? एक इलेक्ट्रॉन इसका होना चाहिए और एक बाहर होना चाहिए, तभी ये शेयर करके उससे बॉन्ड बना सकता है। लेकिन हमको पता है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? H पॉजिटिव हमने लिखा है, NADP 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव प्रेजेंट होते हैं। ये पॉजिटिव का मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब देखेंगे जरा। जब भी हाइड्रोजन के एटम के अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो बीच में एम्प्टी स्पेस बच जाती है। उसी एम्प्टी स्पेस को अपन किससे डिनोट कर देते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको अपन प्रोटॉन से डिनोट कर देते हैं कि प्रोटॉन बन गया अपने पास में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? इसके इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर हमें इसे किसी के साथ बॉन्ड बनानी है, मान लीजिए हाइड्रोजन का था, तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक तो इसे देना पड़ेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ लाना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन तो हमें इसे पहले देना पड़ेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा जो बॉन्ड बना सके। तो बेसिकली 1H पॉजिटिव को बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर हमने पहले ही सिंपली 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए हैं आपसे। ठीक है, तो आप ये NCERT में आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको इसे समझ लेना है कि पहले ये एक हाइड्रोजन को जोड़ेगा, फिर ऐसे ही 2 और इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो एक हाइड्रोजन को जोड़ने वाले, और लास्ट जो प्रोडक्ट अपने पास बनने वाला वो है NADPH2 एनर्जी मॉलिक्यूल। चलिए आगे बात करते हैं बेटा।
अब हमें ये पता लग गया कि यहाँ से एनर्जी का मॉलिक्यूल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला था? PS2 से। ये सारा का सारा क्या था? ये सारा का सारा थैलेकॉइड था। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बना रहा हूँ। ये सारा सारा क्या था? ये सारा सारा थैलेकॉइड था। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन निकल चुका, इसके पास तो लॉस हो गया, तो अपने लॉस को पूरा करने के लिए क्या करेगा? अपने लॉस को पूरा करने के लिए ये यहाँ पे फोटोलाइसिस करने वाला है। क्या करेगा? फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस कहाँ होगा? लुमन में होगा। फोटोलाइसिस लुमन में होता है, PS2 के पास होता है। और फोटोलाइसिस में क्या होता है? बेसिकली फोटोलाइसिस का मीनिंग अगर आपको याद है तो ठीक है, फोटोलाइसिस में यहाँ पे लिख देता हूँ। फोटोलाइसिस मीनिंग क्या हुआ? द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसको अपन क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस। तो जब पानी का मॉलिक्यूल यहाँ पर टूटेगा तो वो किस किस में बन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 H पॉजिटिव रिलीज करेगा, और ये हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। ये ऑक्सीजन O2 बन के यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन गैस बन के। अंदर क्या रहेगा? जो इलेक्ट्रॉन थे वो ले लिए वापस से PS2 ने, इसके क्लोरोफिल ने, अपनी कमी को पूरा करने के लिए। और जो हाइड्रोजन बचे वो कहाँ रह गए? वो सारे के सारे अंदर रह गए। अब क्वेश्चन नंबर 1 बन रहा है अपने पास में पहला, क्या? ये चीज़ हमने पढ़ी थी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर कि इसके लिए कंडीशन क्या क्या रिक्वायर्ड होती हैं। तो देखिए, फोटोलाइसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान स्ट्रोमा अपने थैलेकॉइड्स के अंदर एसिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या बोले तो pH जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। रीज़न क्या है? रीज़न है उसका फोटोलाइसिस। अब फोटोलाइसिस हो कहाँ रहा है? फोटोलाइसिस हो रहा है इसी थैलेकॉइड के अंदर, PS2 के पास में। अब जितने ज़्यादा H पॉजिटिव होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी? यहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब जितने भी अंदर H पॉजिटिव प्रेजेंट होंगे, देखो हो क्या रहा है बेटा, अंदर बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव है और बाहर बहुत कम है, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट इकट्ठा हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट इकट्ठा हो गया। जैसा कि हमें पता है, जिस भी चीज़ में अगर मान लीजिए अपने पास 2 सोर्सेज हैं, एक सोर्स में चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं और दूसरे सोर्स में चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ऐसी कंडीशन है, तो उस वक्त होता क्या है? अगर कोई भी इस ज़्यादा चार्ज वाले सोर्स को टच करवा देते हैं अपन, जैसे इलेक्ट्रॉन है बहुत ज़्यादा इकट्ठे पड़े हैं, अगर उसे कोई भी एक वायर से टच करवा दिया जाए अर्थ में, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? अर्थ में चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन कम हो तो क्या होगा? तो कम जाएंगे। अगर दोनों साइड बराबर इलेक्ट्रॉन हो और इसे हम वायर से कनेक्ट कर दे तो क्या होगा? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है अपनी जगह पर जितनी कंसंट्रेशन में थे उतने ही रहें। अब होना क्या वाला है? तो यहाँ पर जो है हमें पता लगा कि डिफरेंस क्रिएट हुआ पड़ा है। डिफरेंस क्रिएट हुआ पड़ा है, तो फिर ये क्या करेंगे? ये कोशिश करेंगे अपने अंदर से बाहर चले जाएं। तो बाहर जाने से पहले यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? इसी मेम्ब्रेन पे एक एटीपेज या ATP सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ATP सिंथेटेज ये भी बोल सकते हैं आप, या फिर एटीपेज भी आप इसको बोल सकते हैं। तो एटीपेज के हमारे पास 2 तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एक का नाम है अपने पास CF0 और दूसरे का नाम है CF1 पार्टिकल। जो CF0 पार्टिकल है वो पार्टिकल मान लीजिए कहाँ पे प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है बच्चा इस मेम्ब्रेन में। कहाँ पे? इन बिटवीन द थैलेकॉइडल मेम्ब्रेन। और जो CF1 पार्टिकल है वो कहाँ प्रेजेंट है? वो बिलो प्रेजेंट है। इसको हम नाम दे देते हैं CF0 और नीचे वाला है CF1 पार्टिकल। अच्छा, CF1 और CF0 पार्टिकल ये क्या करते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बच्चा प्रोटॉन पंप। क्या बोलते हैं इसे? प्रोटॉन पंप भी इसको बोला जाता है। जितने भी अंदर H पॉजिटिव प्रेजेंट है ये इसी CF0 से क्या करेंगे? बाहर की तरफ आ जाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे बाहर आने की। अब जब ये बाहर आते हैं तो CF1 पार्टिकल में क्या हो जाता है? कुछ कॉन्फ़िगरेशनल चेंज आ जाता है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज बोले तो कैसे? अपन मान लेते हैं कि इसमें स्ट्रक्चरल चेंज आ गए। जब भी इसमें से प्रोटॉन रिलीज होंगे अंदर से तो ये कुछ इस तरह से रोटेट कर जाएगा, इसमें कॉन्फ़िगरेशनल चेंज आ जाएंगे। तो इसी की प्रोटॉन की एनर्जी के साथ में बाहर प्रेजेंट होता है एक प्रेजेंट होता है ADP का मॉलिक्यूल, जो कि ऑलरेडी स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। जिस पावर के साथ प्रोटॉन यहाँ से निकला उसी पावर के साथ ये CF1 नॉट पार्टिकल क्या हो गया? रोटेट कर गया। इसमें क्या आ गए बेटा? इसमें आ गए थे कॉन्फ़िगरेशनल चेंज आ गया था इसमें। कॉन्फ़िगरेशनल चेंज के आने की वजह से ये थोड़ा रोटेट हो गया और इसी के पास में मौजूद
एडीपी का मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फास्फोर के साथ अटैच हो जाता है और ये क्या बनाएगा यहाँ पर, एक एनर्जी का मॉलिक्यूल बना देगा जिसे हम बोलेंगे एटीपी। क्या बन रहा है यहाँ पर, एटीपी बन रहा है। क्या एटीपी को बनने के लिए हमें किसी तरह की अलग से एनर्जी लगानी पड़ी? नहीं। ये किसकी एनर्जी के साथ बना, ये प्रोटॉन की एनर्जी के साथ बना। देखो कहीं पे कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुई, लेकिन NADPH को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़े। इसे बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। NADPH2 जब बना तो वो किसकी एनर्जी के साथ बना था, वो लाइट एनर्जी के साथ डायरेक्ट बन रहा था। अच्छा एक और चीज़, ये जो ATP बन रहा है अपने पास, इसी को हम लोगों ने क्या बोला था स्टार्टिंग में, फोटोफॉस्फोरिलेशन। यानी लाइट की कंडीशन में एटीपी के बनने को हम क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन, जो यहाँ पे कंडीशन पूरी हो चुकी है। अब हो क्या रहा है बेटा, देखो अगर एक बार एटीपी का मॉलिक्यूल बना तो फिर इसमें तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज आ गई थी। अब आगे ये मूव नहीं कर सकता, अगर ये मूव नहीं करेगा तो आगे से फिर ये दोबारा एटीपी कैसे बनाएगा। इसीलिए इसके साइड में, इसी पार्टिकल्स के साइड में, CF0 एंड CF1 के पार्टिकल के साइड में एक इलास्टिन प्रोटीन अटैच रहती है। और ये इलास्टिन प्रोटीन, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये प्रेजेंट है अपने पास में, इलास्टिन प्रोटीन। ये इलास्टिन प्रोटीन का काम क्या बेटा, ये इलास्टिक होती है काफ़ी ज़्यादा, अब स्ट्रेचेबल होती हैं। तो क्या करती है इलास्टिन प्रोटीन, वापस जैसे हमारे पास आजकल व्हीकल आने लगे हैं पावर स्टीयरिंग वाले, वो क्या करते हैं, अगर आपने लेफ्ट साइड स्टीयरिंग घुमाया तो राइट साइड ऑटोमेटिक हो जाता है। इसी तरह ये इलास्टिक प्रोटीन भी काम करती है। जितने भी CF0 पार्टिकल्स हैं जो रोटेट कर जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन चेंज की वजह से, वो सारे के सारे वापस ही अपनी शेप में उनको ले आएगी। तो बार बार यहाँ पर अपने पास ATPs का फॉर्मेशन हो सकता है। तो हमारे पास अब स्ट्रोमा के पास कौन कौन से मॉलिक्यूल बन गए, एक तो बन गया ATP और दूसरा क्या बन गया अपने पास में, NADPH2। जनरली इस ATP को अपन कहाँ शो करते हैं, यहाँ पे शो करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हुई या फिर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हुई। अब आपको ये क्वेश्चन बताने हैं। सबसे पहली चीज़ आप मुझे ये बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से रिलीज किया, क्या वो इलेक्ट्रॉन वापस आया या नहीं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर नहीं, वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज़ हो गया, इस मॉलिक्यूल को बनाने में यूज़ हो गया। तो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद रिटर्न दोबारा मेम्ब्रेन में नहीं जा रहा होता और ATP बन रही होती है, उसको हम बोलते हैं बच्चा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये सब चीज़ें मैं आपको लिखवाने वाला हूँ, पहले आप ये चीज़ें समझेंगे, राइट। अगर मुझे एक बात बताइए, ये तो हमने बात की थी यहाँ पर, एक आपका, अगर आपको ये सब समझ में आ चुका है तो मैं थोड़ा सा आपको इससे और कनेक्ट करने वाला हूँ। ध्यान दीजिए, ये मॉलिक्यूल हम बना क्यों रहे हैं लाइट रिएक्शन के, ये मॉलिक्यूल इसलिए बना रहे हैं ताकि हम डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना सकें। अब ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज फूड है प्लांट का। अब फूड को अगर उसे बनाना है तो उसे एनर्जी तो चाहिए। अब अगर उसे एनर्जी चाहिए, अब ऐसा तो नहीं है कि वो सनलाइट को ही बार बार दिन रात यूज़ करता रहेगा, ठीक है ना। सनलाइट से सिर्फ क्या हो रहा है, एक पार्ट चल रहा है लाइट रिएक्शन का, जिसमें उसने अपने तरह के एनर्जी मॉलिक्यूल बना दिए। अगर हमें भी घर पे एक फूड बनाना है तो हमें क्या चाहिए, अपने को खाना चाहिए। खाना है चाहिए तो अपने को एनर्जी सोर्स चाहिए। या तो हम क्या करें, सीधी सनलाइट का यूज़ करें, सोलर कुकर यूज़ करें, या फिर हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम लोग गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ऑलरेडी एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये जो एनर्जी के मॉलिक्यूल बने, ये कहाँ पे यूटिलाइज होने वाले हैं, ग्लूकोज को बनाने के लिए यूटिलाइज होने वाले हैं, डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होने वाले हैं, केल्विन साइकिल में यूटिलाइज होने वाले हैं, राइट। अब हो क्या रहा है, देखो अगर मैं बोलूं कि ग्लूकोज कब बनेगी, बेटा दिन में बन रही होगी, ऑब्वियसली बात है, जब फोटोसिंथेसिस चलेगी जब भी बनेगी। डार्क रिएक्शन डज नॉट मीन, मैंने आपको पहले ही बताया, डार्क रिएक्शन डज नॉट मीन कि ये डार्क में होती है या फिर ये सिर्फ नाइट में होगी। डार्क रिएक्शन सेम वक्त पे हो रही होती है दिन में, लेकिन वो स्ट्रोमा में चल रही है, उसे डायरेक्ट लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन लाइट से बने हुए पार्टिकल्स यानी एनर्जी सोर्सेस की उसके ज़रूरत पड़ती है। तो अगर डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का बनना ही बंद हो जाए तो क्या उसे इन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं, उन्हें इन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर NADPH2 नहीं बन रहा तो मुझे एक बात बताइए ध्यान से, इसे हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार मैं आपकी भूमिका बना रहा हूँ यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की। अगर यहाँ पे NADPH की ज़रूरत नहीं पड़ रही तो रिलीज़ होने वाला जो इलेक्ट्रॉन है फेरिडॉक्सिन के पास आने के बाद क्या इसके पास आएगा, नहीं आएगा। अगर इसके पास नहीं आ रहा तो ये कहाँ जाएगा, वापस से साइकिल में जाएगा। साइकिल में किसके पास जाएगा, प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा, और ये साइकिल रिटर्न इस तरह चल जाएगा। फिर से ये वापस आएगा फेरिडॉक्सिन के पास, फिर से इलेक्ट्रॉन वापस आएगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन आया वो तो वापस जा रहा है, ये तो साइकिल बन गया। इसीलिए हम इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए तो ATP बनना चाहिए, और ATP तभी बनेगा जब S पॉजिटिव आएंगे। इसका मतलब PQ को जब इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो PQ क्या करेगा, फोटोलाइसिस के जैसा काम करेगा। ऑक्सीजन तो रिलीज नहीं कर सकता, लेकिन ये अंदर हाइड्रोजन को तो बढ़ाना पड़ेगा इसे,
राइट तो इसको आपको ध्यान में करना पड़ेगा। इसे मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में कंडक्ट करने वाला हूँ। आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा।